हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूपीपी की परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। इसी क्रम में हम लोग आधुनिक इतिहास का निचोड़ लेके आए हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको आप परीक्षा से पहले जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर ही आएंगे। ये जो प्रश्न लिए गए हैं विगत परीक्षाओं से लिए गए हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो परीक्षा से पहले 2 बार 3 बार इसको जरूर से एक बार देख के जाइएगा, तो फटाफट एक तरह से ये रिविजन क्लास की तरह होगी। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ है? किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, सहायक संधि की बात कर रहा है, सहायक संधि की बात कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली, दूसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, चौथा ऑप्शन है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो सहायक संधि का जब भी नाम आता है तो सहायक संधि का नाम हम लोग जोड़ते हैं लॉर्ड वेलेजली से। वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली जो था वो सहायक संधि से इसका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा है 1700 AD, 1650 AD, 1600 AD और 1900 AD। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में, 1600 AD में, 1600 AD में। ठीक है, उस समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट था अकबर। ये ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 16 में और उस समय भारत में जो भारत का सम्राट था वो था अकबर। ठीक है, आइए, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? प्रश्न कह रहा है किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन ये एक है दयानंद, बी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे सही आंसर हो जाएंगे। पढ़ते हैं आगे। कौन प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी? देखिए, भारत की खोज तो काफ़ी पहले ही हो गई थी, क्योंकि स्थल मार्ग से वो लोग आते थे। लेकिन जब समुद्री मार्ग की बात किया जाए तो समुद्री मार्ग की जो खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली पहली बार भारत की तरफ अग्रसर हुए थे और वह पुर्तगाली कौन था? वह था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वह भारत कब पहुंचा था? सन 1600 में भारत पहुंचा था और उस समय भारत में सम्राट कौन था? भारत में सम्राट था अकबर। ठीक है, तो वास्को डिगामा को आप ध्यान रखेंगे। और भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? वह था वास्को डिगामा। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्रम कि भारत में कौन कौन यूरोपीय किस क्रम से आए थे। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। आने वाले क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद आए थे डच। उसके बाद बात किया जाए तो आए थे अंग्रेज मतलब इंग्लिश। उसके बाद भारत में आए थे फ्रांसीसी। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम आपको याद रखेंगे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? देखिए, यहाँ पर महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? हम कहते हैं ना महात्मा गांधी, तो उनको महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन कह रहा है माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा की जो उपाधि दी थी वह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तभी से हम उनको महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक, देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, कई बार। एकदम याद कर लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो अगर संस्थापक की बात करेगा तो संस्थापक हमारे हो जाएंगे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। यदि अध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएंगे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे और संस्थापक की बात करेगा तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। आइए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक प्रथम महिला अध्यक्ष और दूसरा हो जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर यही बात कर ले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यदि आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। शारदा कानून किससे संबंधित है? देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। शारदा अधिनियम या शारदा कानून जो संबंधित है वह है बाल विवाह से संबंधित है। इसमें जो है लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु का निर्धारण किया गया था। जो लड़के हैं उनके विवाह की आयु का जो निश्चित की गई थी वो की गई थी 18 वर्ष। ठीक है, अगर लड़की की बात किया जाए तो लड़की की जो आयु निर्धारित की गई थी वह थी 14 वर्ष। यह बाल विवाह से संबंधित था कि बाल विवाह को रोकने के लिए यह दोनों की आयु निर्धारित की गई थी। एक व्यक्ति थे हरविलास शारदा, जिन्होंने एक अधिनियम की बात की 1929 में उन्होंने बात की और उन्हीं के नाम पे इसको शारदा अधिनियम कहा गया, जिसमें बाल विवाह को रोकने की बात की गई थी और लड़के की शादी की आयु 18 वर्ष और लड़की की शादी की आयु 24 वर्ष की गई थी। वर्तमान में लड़के और लड़कियों की शादी की आयु कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? किस विषय की बात कर रहा है? नोबेल पुरस्कार जो मिला था, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह किस विषय पर मिला था? तो हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के ऊपर। और जो इनकी कृति थी गीतांजलि कविता संग्रह है, इसी पर मिला था, गीतांजलि पर मिला था। और कब मिला था? 1913 में। तो यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले किस विषय पर मिला था? तो साहित्य पर मिला था। किस किताब के लिए मिला था? गीतांजलि जो कविता संग्रह है। किस सन में मिला था? 1913 में मिला था। और प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो है हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। जालियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिया था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, बहुत ही क्रूर हत्याकांड हुआ था। उसमें गोली मारने का जो आदेश दिया था उस समय के पंजाब के जो गवर्नर था वह था जनरल डायर। इसी के आदेश पर जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश हुआ था। जनरल डायर की भी हत्या कर दी गई। जनरल डायर की हत्या की हमारे वीर उधम सिंह ने लंदन में जाके इसकी हत्या की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था उधम सिंह ने। आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था जनरल डायर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बैसाखी का दिन था। पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वहाँ पर हुआ ये था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो वहाँ के स्थानीय नेता थे वह एक सभा बुलाए थे जालियांवाला बाग में। वह उसी सभा पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत ही नृशंस हत्या थी। और इसकी जांच के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है हंटर कमेटी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी। एक हंटर कमेटी शिक्षा पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वाली जो हंटर कमेटी है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस पर बनाई गई थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड पर जब वो भारत में आए थे, वहाँ पर गए थे दर्शन करने के लिए, तो भारतीयों से इस हत्याकांड के लिए माफ़ी भी मांगा था। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत में तंबाकू का प्रचलन की शुरुआत किसने की? देखिए भारत में तंबाकू पहले से नहीं था। जो भारत में तंबाकू लेकर आए थे वो विदेशी लेकर आए थे और वो लाए थे पुर्तगाली जब भारत में आए तो तंबाकू की खेती शुरू किए और ये तब से तंबाकू भारत में प्रचलित हो गया। और उस समय तंबाकू का सेवन लगभग भारत में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तंबाकू भारत में पहली बार लेकर कौन आए थे? वह लेकर आए थे पुर्तगाली। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली।
देखिए अगला प्रश्न है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। मीरा बहन, ऑप्शन देख लेते हैं, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो मीरा बहन की बात किया जाए, इनका एक और नाम है मीरा बहन या मीरा बेन, क्योंकि गुजराती में बहन को बेन कहा जाता है, ठीक है। तो जो मीरा बहन थी उनका ओरिजिनल नाम था मेडेलिन स्लेड। वो जो थी वो लंदन की थी, लेकिन जब भारत में आई तो वो महात्मा गांधी की अनुयायी हो गई। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। इनके पिता भारत में पुलिस में कर्नल थे, तो उन्हीं की पुत्री थी और ये महात्मा गांधी के प्रभाव में आके इनकी अनुयायी बन गई, इनकी शिष्या बन गई और भारत में ही रह गई। आगे चल के इनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि मीरा बहन का ओरिजिनल नाम क्या था। तो ओरिजिनल आप ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल नाम था मेडेलिन स्लेड। और किसकी अनुयायी थी? तो महात्मा गांधी की अनुयायी थी। गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? देखिए ऑप्शन है बारदौली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है सूरत और चौथा ऑप्शन है बम्बई। तो जो गांधी जी का दांडी मार्च वो शुरू हुआ था वह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। दांडी मार्च से आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। यह टोटल 24 दिन की यात्रा थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पे वो पहुंचे थे और वहां पर नमक कानून को तोड़ा था। यह यात्रा कुल 241 मील की थी और अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 288 किलोमीटर की यह यात्रा थी। तो आप इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा अपने जो अंतिम स्थल है वहां पर पहुंची थी। और इसमें कुल टोटल 78 अनुयायियों ने महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि दांडी किस जिले में है? तो दांडी नवसारी जिले में है। नवसारी, गुजरात के नवसारी जिले में है। कभी कभी ऑप्शन में आपको नवसारी के नाम से भी मिल जाएगा या नवसारी के नाम से मिल जाएगा, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो दांडी मार्च से आप 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। पहला चीज़ कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था? तो 6 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था। टोटल 24 दिन की यात्रा चली थी, ठीक है। कितने मील की यात्रा थी? तो 241 मील की यात्रा थी। अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 388 किलोमीटर की यात्रा हुई थी और कुल कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। और दांडी किस जिले में है? तो दांडी नवसारी जिले में है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे दांडी यात्रा से। इसको नमक कानून भी कहा जाता है। वहाँ जाकर महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून को सांकेतिक रूप से तोड़ा था, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यही प्रश्न परीक्षाओं में आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो इसको रिवीजन जरूर करके जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, 100% आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर में जालियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश किसने दिया? तो नरसंहार का जो आदेश दिया था वह दिया था जनरल डायर ने, ठीक। जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक। और जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या की उधम सिंह ने। इनको लंदन में जाके उधम सिंह ने गोली मारा था। इनके किए की सजा उधम सिंह ने दी थी। तो ये भी चीज़ें आप जानते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो रियासतों का जो एकीकरण भारत में हुआ था ना, वह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों का एकीकरण का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे, घुमा फिरा के पूछे, तो वहाँ एक ही जवाब होगा, वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला प्रश्न है। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया था? देखिए आईसीएस जो परीक्षा थी उस समय की बहुत ही बड़ी परीक्षा थी, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा थी और उसमें भारत और ब्रिटेन के संयुक्त रूप से उस परीक्षा का आयोजन किया जाता था और दोनों जगह के कैंडिडेट उसमें शामिल होते थे। उस परीक्षा को पास करने वाले जो पहले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। और आईसीएस का परित्याग करने वाले जो व्यक्ति थे वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की लेकिन नौकरी उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने
इस परीक्षा में इस परीक्षा का परित्याग कर दिया और देश सेवा में कूद पड़े। तो हमारे सही आंसर क्या हो जाएंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वह स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। हालांकि वो चले थे अकबर के लिए, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और भारत पहुंचते पहुंचते गद्दी पर जहांगीर बैठ जाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा जहांगीर। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? देखिए 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, बिल्कुल ये भी कारण था। सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना, ये तात्कालिक कारण था, ये भी था। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये नहीं था। भारत उस समय शक्तिशाली और संगठित बिल्कुल नहीं थे। चौथा ऑप्शन है भारतीयों का आर्थिक शोषण, ये भी होता था, बहुत ज़बरदस्त शोषण होता था। ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था, उसमें आर्थिक शोषण की बात की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। यह प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कि कारण नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं था पूछ रहा है। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना यह कारण नहीं था, क्योंकि उसमें भारतीय संगठित नहीं थे। अगर संगठित रहते तो 1857 की क्रांति सफल हो गई होती, क्योंकि उसका कोई नेता नहीं था। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न। जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया। देखिए ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय यह स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को यह स्टेटमेंट दिया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। देखिए यह यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है, इसलिए इसको आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? देखिए प्रथम तो कई बार पूछा गया है, लेकिन अगर अंतिम की बात किया जाए कि अंतिम कौन थे, अंतिम विदेशी कौन थे, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया होगा, शायद आपको ध्यान होगा, PDAF। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। PDF आप पढ़ते हैं ना, उसी में 8 जोड़ दीजिएगा, PDAF। ये हमारा क्रम हो जाएगा, जो यूरोपीय भारत में आए थे उनका क्रम हो जाएगा। P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज और F से फ्रांसीसी। तो लास्ट में कौन आ रहा है? ये F आ रहा है, मतलब फ्रांसीसी आए थे। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन है फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी है नहीं, इसमें फ्रेंच लिखा हुआ है, तो फ्रांसीसी को ही फ्रेंच कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे करीब 150 प्रश्न लिए गए हैं और 150 प्रश्न आधुनिक भारत से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? बंगाल का विभाजन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक भारत में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था, बिल्कुल था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? कौन सा वायसराय बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो बंगाल विभाजन के लिए जो जिम्मेदार वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। बहुत ही विवादास्पद कार्यकाल इसका रहा है भारत में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन से आपको 3-4 चीज़ें एकदम ध्यान रखनी चाहिए, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, यह डेट आपको याद होनी चाहिए। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ और रद्द कब किया गया। थोड़ा सा बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। निर्णय हुआ था, निर्णय की अगर बात किया जाए तो 20 जुलाई 1905 को यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, निर्णय अगर प्रभावी कब हुआ था, यह निर्णय प्रभावी कब हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था, तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक, रद्द कब किया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया। तो रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। उस समय राजधानी भी परिवर्तित की गई थी, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तित की गई थी और दिल्ली दरबार लगा था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ये
सन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन में हुआ क्या था, उस समय बंगाल जो था राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना का, राष्ट्रवादी भावना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और उस समय जो वर्तमान का बंगाल देख रहे हैं, बंगाल इतना ही बड़ा नहीं था, बंगाल उस समय बहुत बड़ा था। उस समय असम, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा को मिला के पूरा बंगाल बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था। तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया? जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था उसको पूर्वी बंगाल कर दिया गया, और जो हिंदू बाहुल्य इलाका था उसको पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। ठीक है, तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था उसमें असम आ गया, बांग्लादेश आ गया, और जो हिंदू बाहुल्य इलाका था उसमें आपका वर्तमान का पश्चिम बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, थोड़ा बहुत बंगाल का हिस्सा आ गया। इसीलिए जो पश्चिम बंगाल है हमारे भारत के पूरब में होते हुए भी उसका नाम पश्चिम बंगाल है, क्योंकि बंगाल उस साइड भी था, उसमें बांग्लादेश और असम भी था, तो उसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था। इसीलिए जो भारत में पश्चिम बंगाल राज्य है वो भारत के पूरब में होते हुए भी उसका नाम पश्चिम बंगाल है। तो इतनी चीज़ें आप बंगाल विभाजन से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए खाली समय में। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, और कब लिखा था? 1942 से 1945 में इनको जेल हुई थी। 1942 से 1945 में इनको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। और ये अहमदनगर जेल में जब बंद थे उस समय डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब को लिखे थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखा गया था, तो किस जेल में लिखा गया था? तो अहमदनगर जेल में लिखा गया था। और किसने लिखा था? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? मैंने आपको बताया है कि रियासतों का एकीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आए कि एकीकरण किसने किया, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, या इसमें महत्वपूर्ण रोल किसका था, तो एक ही आंसर होगा, वह होगा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यह श्रेय इन्हीं को जाता है। बढ़ते हैं आगे। बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो वह रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में, और भारत में पहली बार रेल भी 1853 में चली थी। और उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। लॉर्ड डलहौजी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारत में पहली बार रेल कहाँ से चली? तो मुंबई से ठाणे से चली। कब चली? तो 1853 में चली। किसके कार्यकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में चली। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, उस ट्रेन का नाम था बोरी बंदर। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो ट्रेन चली थी पहली बार भारत में, उस ट्रेन का नाम था बोरी बंदर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, इसमें जो हमारी रियासतों का एकीकरण हुआ, इसमें बहुत ही एक तरह से कहा जाए कठिनाइयाँ आई कुछ रियासतें जो थी, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ से भारत को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने देसी रियासतों को ये कह दिया कि या तो आप भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो रियासतों ने सोचा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना तो हम भारत की तरफ जाएंगे ना पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। कुछ रियासतें भारत की तरफ आई, कुछ रियासतें पाकिस्तान की तरफ जाने की इच्छुक थी। उसी में से जो जूनागढ़ रियासत थी, यह इच्छुक थी कि हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब वो नहीं मिल पाई तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ रियासत की जनता से जनमत संग्रह करा दिया। और जनमत संग्रह में यह निष्कर्ष सामने आया कि वो वहाँ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। तो इसी आधार पे, जनमत संग्रह के आधार पे जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। सबसे बदमाश जो रियासत थी वो हैदराबाद रियासत थी। ठीक है, उसमें सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और उस सैनिक कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। ठीक, तो आप जूनागढ़ याद रखिएगा, सही आंसर हमारा जूनागढ़ हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया, मतलब किसके विरोध में छोड़ दिया? तो नाइटहुड की जो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ी थी, वह छोड़ी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो हंटर कमेटी बनी थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी बनी थी। और नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी?
तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वापस किया था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। देखिए पाकिस्तान जो शब्द था ना वो सबसे पहले गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली द्वारा। चौधरी रहमत अली जो वह व्यक्ति थे जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1933 में उन्होंने एक पंपलेट छपवाया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बंटवा दिया, जिसमें पाकिस्तान शब्द का इजाद किया गया और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान जो देश बनेगा उसमें कौन कौन सूबे शामिल होंगे। कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके को एक देश बनाने का जो नाम दिया पाकिस्तान, वह थे चौधरी रहमत अली। ये कहाँ के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द की रचना की थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं आगे। भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? देखिए अली बंधु हर बार नाम आता है, तो अली बंधु में दो भाई शामिल थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने जो आंदोलन भारत में स्टार्ट किया था वह स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, भारत में जो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था वह किया गया था, वो एक तरह से कहा जाए कि तुर्की के खलीफा जो थे, इन्हीं के सपोर्ट में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। क्योंकि जो तुर्की देश था उसकी दुश्मनी ब्रिटेन से थी, तो एक तरह से सांकेतिक रूप में ब्रिटेन का भी हम विरोध कर रहे थे और तुर्की का सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में। लेकिन बाद में चल के 1923 में वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा नामक व्यक्ति आता है और खलीफा का अंत कर देता है और खिलाफत आंदोलन भारत में स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था कि आप जो है खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करिए। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने इनसे कहा था कि भारतीय मुसलमानों को आप कन्विंस करिए कि वो जो हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे उसमें वो भी सपोर्ट करेंगे। तो इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें अली बंधुओं ने भारतीय मुसलमानों से असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने की बात की थी। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सारा घटनाक्रम आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए आधुनिक भारत की जो भी पुस्तकें हैं जिन्होंने लिखा है वहाँ से एक आध प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप इस टॉपिक को परीक्षा से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि पुस्तकें पूछी जाती हैं। उसी तरह देखते हैं हिंद स्वराज जो लिखा था वह लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने यह हिंद स्वराज गुजराती में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। सहायक संधि, देखिए आंसर तो वही होगा, सहायक संधि से आंसर तो वही होगा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, शब्दों को घुमा दिया है। तो सहायक संधि का जब भी नाम आए, सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? देखिए गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, 1932 की बात कर रहा है। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे लंदन में, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे 1930, 31 और 32, आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक, तो 1932 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान देश की मांग की, जो अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र होगा जो भारत से कट के बनेगा। ठीक है, तो हमारे सही आंसर हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। आइए बढ़ते हैं आगे। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, तो इसको आप जानते रहिएगा। एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है भारतीय गवर्नर जनरलों पे, उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें सारे फैक्ट उसमें लिए गए हैं। ठीक, तो जब प्रश्न कह रहा है जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो नाम नहीं था, वायसराय कहा जाता था, तो वायसराय यहाँ ले सकते हैं। तो उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो है उस समय भारत का वायसराय था।
आइए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी की बात कर रहा है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सन 1942 में, यह प्रस्तावित हुआ था। बम्बई से ग्वालियर टैंक मैदान पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। उसकी रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैडम कामा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू। ठीक, तो आंदोलन की जो रानी कहा जाता था वो अरुणा आसफ अली को कहा जाता था। अरुणा आसफ अली को कहा जाता था क्योंकि ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय तिरंगे को लहराया था। और जब आंदोलन में सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार हो गए थे, तो अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार भारत में किया था। तो इनको भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं मैडम भीखाजी कामा के बारे में। इनको स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता की माता या भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार भारतीय तिरंगा को लहराया था। भारतीय तिरंगा का डिजाइन किया था और इसको पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया था। ठीक है, तो इनको भी आप जानते रहिएगा। सुचेता कृपलानी की यदि बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। आप इसको ध्यान रखिएगा, यूपीपी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचेता कृपलानी। उसी तरह सरोजनी नायडू के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। यह भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, राज्यपाल थी। स्टैटिक जीके में आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है। तो चारों ऑप्शन आप ध्यान रखिए कौन क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक में तिरंगे को लहराया था और भूमिगत रेडियो का संचालन भी किया था। ठीक, मैडम भीखाजी कामा के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा डिजाइन करके वहाँ पर फहराया था। ठीक है, उसी तरह सुचेता कृपलानी की बात कर लिया जाए, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उसी तरह सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? देखिए, एक 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम है। कामागाटा मारू एक जापानी शब्द है, एक जापानी जहाज़ है। उसको गुरुदत्त सिंह ढिल्लों ने उसको किराए पर लेके कनाडा के लिए प्रस्थान किया था, लेकिन वहाँ पर उनको उतरने से मना कर दिया गया। उनको वापस भारत भेज दिया गया और भारत में भी उनको उतरने नहीं दिया गया और पुलिस में और जो जहाज़ पर सवार यात्री थे उनमें झड़प हुई और कुछ लोग मारे गए थे और गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। यही था कामागाटा मारू प्रकरण। तो किस देश ने मना कर दिया था? तो वो कहाँ के लिए निकले थे? वो निकले थे कनाडा के लिए। तो कनाडा देश ने इनको मना कर दिया था। ठीक, सही आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। इस प्रकरण को आप ध्यान रखेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? देखिए, वायसराय की जो कार्यकारिणी बनती थी उसमें जो प्रथम भारतीय जो नियुक्त हुए थे वह हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये कानूनविद थे और बंगाल के एडवोकेट जनरल भी थे। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, देखिए, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी 24 साल की आयु में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से 45 साल की आयु में भारत लौटे थे और उनको राजी करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह थे CF एंड्रयूज। इनको देश बंधु CF एंड्रयूज भी कहा जाता है। ठीक है, इनके कहने पर महात्मा गांधी भारत में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और कब आए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी 1915 को यह भारत आए थे। किस बंदरगाह पर आए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। अपोलो बंदरगाह पर यह भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 का जो डेट है इसको महात्मा गांधी के भारत आने के उपलक्ष्य में 7 तारीख से 9 तारीख तक 9 जनवरी तक भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक ना? तो
किसने मनाया था? CF एंड्रूज मनाया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड में साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ठीक है, तो देख लेते हैं सही आंसर हमारा क्या है। ऑप्शन ए है CR दास, चित्तरंजन दास, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, और डी महात्मा गांधी। तो जालियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे वो वहाँ के 2 लोकल नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। आइए, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? आज़ादी की पहली लड़ाई, आज़ादी की जो पहली लड़ाई कहा जाता है वो कहा जाता है 1857 का विरोध। इसको स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति भी कहा जाता है, 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं 1859-60 का नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ था। 1922 की चौरी चौरा घटना जो हुई थी, इसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और 1927-28 का साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध। साइमन कमीशन जो भारत आया था, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसे श्वेत कमीशन कहा जाता था, वो 1928 में आया था। ठीक, तो चारों ऑप्शन को आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, AMU, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वो उसके संस्थापक हमारे सर सैयद अहमद खान थे, और उन्होंने इसमें से किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी। थोड़ा सा डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अखिल भारतीय मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं ओवैसी, डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, नाइट की उपाधि दी थी। देखिए अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? मैंने पीछे बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे विश्व के व्यक्ति हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखे हैं। ठीक है, पहला तो भारत है, जनगण मन, और दूसरा देश कौन सा है वही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। तो इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी आप जान लीजिए, इसका मुखड़ा है आमार सोनार बांग्ला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक भारत के जो भी प्रश्न लिए गए हैं ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, और एक खासकर यूपीपी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको विशेष रूप से लिया गया है। देखिए यह यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आप विशेष रूप से इसको जरूर से जरूर देख के जाइएगा, और मेरा विश्वास मानिएगा यहाँ से प्रश्न आपके जरूर आएंगे। और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो सिख गुरु थे वह थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर बात किया जाए सिख धर्म की, तो सिख धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो वह थे गुरु नानक। सिख शब्द जो आया है, जो गुरु नानक के जो शिष्य हुए थे, जो भी गुरु नानक के शिष्य हुए थे, इनको सिख कहा जाने लगा। इसी शिष्य शब्द से सिख शब्द आया है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए, और आगे चल के यही सिख एक जात के रूप में, एक धर्म के रूप में आ गए। आइए बढ़ते हैं आगे। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे लाइन का शुभारंभ किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में जो रेलवे का शुभारंभ करने वाला गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार जो रेलवे चली थी वो 1853 में चली थी। 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। और उस ट्रेन का जो नाम था, उस ट्रेन का नाम था बोरी बंदर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक,
देखिए ये भी प्रश्न यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ प्रश्न लिए गए हैं आधुनिक भारत के, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं को छांट के इसको लिया गया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कई बार प्रश्न यह पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जो संस्थापक थे या जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कभी कभी इसको A.O. ह्यूम भी लिख देता है, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ भी कन्फ्यूज करने के लिए आपको केवल WC बनर्जी लिख देता है, तो आप दोनों जानते रहेंगे। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे और संस्थापक की बात करेगा तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक, आइए प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आंसर उससे बदल जाते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, उसके हिसाब से सही आंसर दीजिएगा। देखिए प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखिए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना। तो वो एक बार जो बने थे वह 1924 में बने थे। और 1924 में किस अधिवेशन में? इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन 1924। यहाँ से 2-3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगाम अधिवेशन में किस सन में हुआ था? तो 1924 में हुआ था। और एक थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न ये बना दिया था कि बेलगाम किस राज्य में स्थित है? तो इसको भी आप जान लीजिए, जो बेलगाम स्थित है वह है कर्नाटका में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप बेलगाम अधिवेशन से जानते रहिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? देखिए मुजफ्फरपुर में के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की जो हत्या करने का प्रयास किया था वो किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। यह हत्या का प्रयास जो था असफल था। उनकी गाड़ी पर उन्होंने बम फेंका था, लेकिन उस गाड़ी में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उससे दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको फांसी दी गई थी। जब इनको फांसी दी गई थी तब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर ध्यान से इसको नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे और आंसर गलत करके आ जाएंगे। दो होता है, एक होता है राष्ट्रीय ज्ञान और एक होता है राष्ट्रीय गीत। भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों में अंतर समझ लीजिए। राष्ट्रीय गान जो लिखा है वो हमारे लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन अधिनायक। ठीक है, अगर राष्ट्रीय गीत की बात किया जाए तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रीय गान की बात। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रश्न ऐसे पूछते कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था वह कब गाया गया था? 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। तो दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रीय गान की बात करेगा तो राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। अगर राष्ट्रीय गीत की बात किया जाए, वंदे मातरम की बात किया जाए, तो वह गाया था 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद के अधिवेशन में। देखिए ये दो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। देखिए 1916 का जो लखनऊ समझौता था या लखनऊ अधिवेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहाँ पर दो चीज़ें हुई थी। पहला हुआ था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से हमारा हो जाएगा। जो मुस्लिम लीग में जो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और इस समझौते को कराने वाले जो व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, दोनों के मध्य समझौता हो गया था। और दूसरी चीज़ हुई थी लखनऊ अधिवेशन में कि गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। जो सूरत की फूट हुई थी कांग्रेस की, वो दोनों उस समय आके कांग्रेस एक हो गई थी। तो दो चीज़ें हुई थी, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। और एक और अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है लखनऊ समझौता से
कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप इनको भी जानते रहिएगा। यह थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लखनऊ अधिवेशन से जानते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। नमक सत्याग्रह की बात किया जा रहा है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और समाप्त कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। तो यह शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? तो 12 मार्च, ध्यान रखिएगा, एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे समाप्त हुआ था? तो दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा समाप्त हुई थी। टोटल यात्रा यह 24 दिन की चली थी। 241 मील की यात्रा की गई थी और कुल 78 लोगों के साथ यह यात्रा प्रारंभ की गई थी। एक और प्रश्न यहाँ से जान लीजिए, पूछ देता है कि दांडी किस जिले में स्थित है। तो दांडी किस जिले में स्थित है? तो यह नवसारी जिले में स्थित है। कहाँ पे? नवसारी जिले में स्थित है। एक प्रश्न से आपके 4-5 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए। देखिए, यह लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी यहाँ प्रश्न लिए गए हैं सब विगत परीक्षाओं में, यूपी की जो भी विगत परीक्षाएं हुई हैं वहाँ से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर से जरूर एक बार देख के जाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि इसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो जो असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था वह चौरी चौरा घटना के कारण समाप्त किया गया था। थोड़ी सी आप इसकी टाइमलाइन समझ लीजिए कि चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था कि चौरी चौरा एक गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहाँ पर थाने में करीब 22 सिपाहियों को बंद करके थाने को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी और एक जो सामान्य व्यक्ति था उसकी मौत हो गई थी। और चौरी चौरा जो घटना हुई थी, अगर 2 साल पहले की बात किया जाए तो उस समय तक तो 5 फरवरी माना जाता था, लेकिन अब जो है यह घटना 4 फरवरी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 फरवरी को यह कर दिया गया है। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। तो यहाँ से 2-3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला कि चौरी चौरा किस जिले में है? तो चौरी चौरा गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी को घटना हुई थी और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और एक बार और प्रश्न पूछ दिया था कि कितने लोग मारे गए थे, कितने सिपाहियों की मृत्यु हुई थी? तो 22 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? देखिए, पहला ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, तीसरा चंपारण सत्याग्रह, चौथा है दांडी मार्च सत्याग्रह। तो नील कृषकों की अगर बात किया जाए तो नील कृषकों से जो जुड़ा हुआ आंदोलन था वह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में एक 3 कठिया प्रथा चलती थी जिसपे अंग्रेजों द्वारा किसानों से एक एग्रीमेंट करवा लिया जाता था कि 3/20वें भाग पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता था। और नील की खेती बहुत ही कष्टकारी होती थी और कुछ दिनों बाद उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो इसी प्रथा के अंत करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को अपनाया और किसानों की बात को रखा और 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहीं से एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण गए और वहां पर किसानों के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल को याद रखिएगा। प्रश्न पूछे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, प्रश्न है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था वह आया था 1928 में। ये एकदम आपको याद होना चाहिए। और साइमन कमीशन का विरोध भारत में बहुत ही ज़्यादा हुआ था। हर जगह साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ठीक है, विरोध का कारण ये जान लीजिए, विरोध हुआ क्यों था? विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि जो साइमन कमीशन बना था, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी का विरोध हो रहा था। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। साइमन कमीशन का दूसरा नाम था श्वेत आयोग।
श्वेत आयोग, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, श्वेत आयोग। और साइमन कमीशन का पूरा देशव्यापी विरोध हो रहा था। इसी विरोध में लाला लाजपत राय पंजाब में विरोध कर रहे थे और उनकी रैली पर लाठी चार्ज हो गया और लाठी के चोट से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और मृत्यु के समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सर पे गिरी हुई एक एक लाठियां ब्रिटिश सरकार की ताबूत की आखिरी कील बनेगी। तो ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि साइमन कमीशन के विरोध करते समय किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लाठी से मृत्यु हुई थी, तो वह थे हमारे लाला लाजपत राय। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता 1932, इसके मध्य एक करार था, पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932। देखिए, पूना पैक्ट या पूना समझौता जो हुआ था वह हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ठीक है, 1932 में। इसमें हुआ ये था कि जो पूना पैक्ट था उसमें महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पृथक निर्वाचक मंडल न लेने से मना लिया था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात ना करें, और उनकी सीटों को बढ़ा के 147 तक कर दिया था। तो इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो भारत में जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो 2 लोग थे, वो लोग थे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लेकिन जो होम रूल जब सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वह फेमस हुआ था एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है, लोकमान्य तिलक का जो होम रूल फेमस हुआ था वो केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित था, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे बात किया जाए तो एनी बेसेंट का होम रूल ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, तो वो 2 लोग थे, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आइए बढ़ते हैं आगे। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। यह बहुत ही विवादास्पद, भारत का अब तक का सबसे विवादास्पद वायसराय था लॉर्ड कर्जन। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन में 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का जो निर्णय हुआ था वह हुआ था 20 जुलाई 1905 को, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और इसको रद्द किया गया था 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था। उसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली लाई गई थी। तो इतनी चीज़ें आप बंगाल विभाजन से याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं। महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु क्यों माना था? इसलिए माना था क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, वह हुए थे 1901 में। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब शामिल हुए थे। तो देखिए, शामिल हुए थे एज ए व्यक्ति के रूप में 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। तो इस चीज़ को, इस अंतर को आप समझते रहिएगा। तो हुआ क्या था, 1901 में जब कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो जब भी कोई सम्मेलन होता है 3-4 दिन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी अकेले उस गंदगी को साफ कर रहे थे। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी बैरिस्टर हुआ करते थे, बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। ठीक, तो इस लड़के को देख के गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह आगे चल के बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनेगा, या बहुत महान व्यक्ति बनेगा, क्योंकि यह अकेले यह सफाई कर रहा है, बाकी किसी को सफाई करने की चिंता नहीं है। ठीक है, तो उसी समय दोनों लोगों का परिचय हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना गुरु माने, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही महात्मा गांधी ने भारत भ्रमण शुरू किया था। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? देखिए, लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की थी, ये कब लागू हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ठीक है, प्रस्तावित कब था? तो यह जो प्रस्तावित था यह 20 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बढ़ते हैं आगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस किताब है, हिंदी में इसका मेरे सत्य के साथ प्रयोग के नाम से यह किताब आती है। यह जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। देखिए ऑप्शन कैसे बनाया है, प्रश्न को आप जानते हैं, उसका आंसर जानते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना सही से बनाया है। मणिलाल गांधी पहला ऑप्शन दे दिया। अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो पहला इसी को टिक कर देंगे गांधी नाम देख के, लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर क्या दिया, मोहनदास के गांधी। तो इस तरह से एग्जामिनर कभी कभी चालाकी करता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि यह किताब
किस भाषा में लिखी गई? तो यह किताब लिखी गई थी गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। एसएस सफारी द्वारा, देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहली बार पहुंचे एसएस सफारी जहाज से। वो पहुंचे थे डरबन में, ठीक है। पहली बार डरबन में उतरे थे और डरबन से ट्रेन पकड़ के प्रिटोरिया जा रहे थे, जहां पे प्रिटोरिया में उनको जो है बीच में ही उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। देखिए एसएस सफारी जहाज याद रखिएगा, ठीक है। डरबन पहली बार गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। किस लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो महात्मा गांधी बैरिस्टर थे और भारत में एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, इनका नाम याद रखिएगा। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। और वहीं पर एसएस सफारी जहाज द्वारा गए थे। एक जहाज का नाम और आता है एसएस राजपूताना, इस जहाज को भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। तो दोनों जहाज का नाम भी आप याद रखेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे वह थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले जो व्यक्ति थे वह थे सुभाष चंद्र बोस। और यहीं पे महात्मा गांधी की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? वह थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपिता और महात्मा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं आगे। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जिले में कैद किया गया? काकोरी कांड के जो मुख्य अभियुक्त के रूप में अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया और इनको फैजाबाद जेल में बंद किया गया और यहीं पर इनको फांसी भी दे दी गई थी। गोरखपुर में भी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने फिलॉसफी ऑफ बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था? फिलॉसफी ऑफ बम लिखने वाले जो व्यक्ति थे, बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि इसमें बम शब्द आया है, भगत सिंह से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यह पुस्तक जो लिखे थे वह लिखे थे भगवती चरण बोहरा। फिलॉसफी ऑफ बम को लिखने वाले भगवती चरण बोहरा हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत की स्थापना करने वाले बीडी सावरकर थे। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? देखिए यह रिकॉर्ड है एक। 64 दिन तक उपवास करने वाले जो क्रांतिकारी थे वह थे जतिन दास। इन्होंने 64 दिनों तक उपवास रखा और अंत में 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, जतिन दास को। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा? देखिए सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहने वाले जो व्यक्ति थे वह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने इनको देश नायक कहा था। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लिनलिथिगो। 1942 की बात हो रही है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यह आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। उस समय लॉर्ड लिनलिथिगो भारत का वायसराय था। उस समय ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट करके जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। तो लॉर्ड लिनलिथिगो उस समय भारत का वायसराय था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए कितनी परीक्षाओं में यह पूछा गया, कई बार पूछा गया है। करो या मरो का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वह थे महात्मा गांधी। करो या मरो, डू और डाई, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? देखिए यह एक प्रकरण हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना था। यह घटना है 1939 की। हुआ ये था, थोड़ा सा घटनाक्रम को आप समझ लीजिए। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 में। प्रथम बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में,
हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, ठीक है, 1938 में, ठीक। दूसरी बार 1939 में जब चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव को, जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, इस चुनाव को लड़ें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा और जो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, उनको हराकर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार माना। इससे क्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई बार पूछता है, तो इस घटनाक्रम को जब आप समझ जाएंगे तो प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे कि सही आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो सुभाष चंद्र बोस जो पहली बार अध्यक्ष बने थे वह बने थे 1938 में। और कहाँ का अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है? देखिए रास बिहारी बोस का नाम आ रहा है, अभी इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। भारतीय स्वतंत्रता लीग, हिंदी में लिख दिया है इसको, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी कहा जाता है। किस संगठन का अग्रदूत था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय फौज का अग्रदूत था, ठीक है। जो रास बिहारी बोस थे, ये हार्डिंग बम कांड जब हुआ था 1911 में, उसके मुख्य अभियुक्त थे। जब यह बम कांड असफल रहा तो यह भारत छोड़ के जापान में चले गए और वहीं पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कह के पुकारा जाता है? देखिए नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं महात्मा कहा जाता है, ठीक है, बापू कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन देख लेते हैं। विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तो वेदांत कॉलेज की अगर बात किया जाए तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वह थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना जो किए थे वो राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे ये भी जान लीजिए, 1925 में किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1925 में किए थे। इन्हें भारतीय सुधारक का अग्रदूत भी कहा जाता है, समाज सुधारक का अग्रदूत भी कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। सती प्रथा का अंत भारत में किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है। इनको राजा की जो उपाधि दी गई थी, इनको जो राजा की, इनके नाम क्या है, जो राजा आता है, यह राजा की जो उपाधि दी गई थी, यह दी गई थी अकबर द्वितीय द्वारा। अकबर द्वितीय मुगल सम्राट था ये, अकबर द्वितीय, इसके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अब राजा की उपाधि इनको क्यों दी गई थी ये भी जान लीजिए। यह जो है अकबर द्वितीय का केस लड़ने के लिए लंदन गए थे। किस चीज़ का केस था? तो अकबर द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था और अंग्रेज इनकी पेंशन को कम कर दिए थे। इसी का मुकदमा करने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए थे इनका केस लड़ने के लिए, और अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी। और इनके बाद इनके बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। इन राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हो गई थी और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो समाधि कहाँ पर है? ब्रिस्टल में है, और इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप राजा राम मोहन राय से आप जानते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जितनी भी पुस्तकें भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा से पहले एक वीडियो उस पर भी बना दूं। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इनके द्वारा 2 पुस्तकें और लिखी गई हैं, उनको भी आप ध्यान रखेंगे, अल हिलाल और अल बिलाल। तो ये पुस्तकें भी आप ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ी चीज़ और जान लीजिए। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी थे। तो 2 फैक्ट और इनके बारे में जान लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था, ठीक है। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित कमीशन था। इनमें से 2 भारतीय 5 अंग्रेजी सदस्य थे। उपयुक्त सभी, देखिए बहिष्कार का कारण आपसे पूछ रहा है, तो बहिष्कार का कारण, यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण इसका विरोध किया जा रहा था, इसी कारण इसका विरोध किया जा रहा था कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित कमीशन था, ये भी सही है। इसमें 2 भारतीय 5 अंग्रेज थे, ये गलत है। उपयुक्त सभी, देखिए इसमें देखने के हिसाब से 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, क्योंकि यह अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित कमीशन था, ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा इसको स्थापित किया गया कमीशन था, लेकिन यह कमीशन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो इसमें हमारे हिसाब से 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त में यह क्रांति हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? ऑप्शन ए कविताओं का, लघु कथाओं का, उपन्यास का, नाटकों का। तो जो गीतांजलि है यह कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, ठीक है। और गीतांजलि पर ही साहित्य का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल 1913 में दिया गया था। किस विषय पर? साहित्य पर दिया गया था। किस किताब के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। और पहले ऐसे भारतीय थे जिनको साहित्य का नोबेल मिला था, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और इन्हीं ने ही हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय गीत लिखा है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रीय गान जो लिखा गया है वो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। दोनों में अंतर समझिएगा, राष्ट्रीय गान, दोनों का अंतर आप समझिएगा, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, CR दास। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी जहां शब्द आए वहां लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। इसको आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो USA में है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी से संबंधित लाला हरदयाल। आइए बढ़ते हैं आगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1923 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1923 में। किसने स्थापना किया था? संस्थापक कौन थे? तो 2 लोगों को याद रखिएगा। पहला CR दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। सन 1923 जब असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया गया था, तो जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो महात्मा गांधी से रुष्ट हो गए थे और एक अलग पार्टी की स्थापना किए थे। उसका नाम था स्वराज पार्टी, और इसके संस्थापक में 2 लोगों का नाम आता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू।
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो जो दिल्ली दरबार किया गया था वह 1911 में किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप यहाँ कर सकते हैं। इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार किया गया था। दिल्ली दरबार में हुआ क्या था कि राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाई गई थी। और एक और चीज़ हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के बारे में जान लीजिए। लॉर्ड डफरिन को कहा जाता है, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछता है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि इसके समय में ट्रेन चली थी, पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, हड़प नीति, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ये एक तरह से रिवीजन क्लास है, इसको आप पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। एक आध प्रश्न तो जरूर पूछेगा, इसकी गारंटी है। तो आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, आप जितनी बार इच्छा हो इसको आप देख जरूर लीजिएगा परीक्षा से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। और जो यहाँ प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है वो विगत परीक्षाओं का ही लिया गया है। सब यूपी, यूपीएसआई, यूपी SSS, यूपी में जो भी परीक्षाएं हुई हैं सब वहीं से प्रश्न लिया गया है। तो प्रबल संभावना है कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। इनको जो है लाल कुर्ती आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन, ये पख्तून थे, इनको लाल कुर्ती आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। पहला एकला चलो रे, दूसरा आमार सुमार बांग्ला, तीसरा चित्त चेथा भाग शून्य और कदम कदम बढ़ाया जा। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली थे, तो सारी अपनी कविताएं बंगाली में ही लिखे थे और उसको लयबद्ध किए थे। इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध नहीं किया था, ठीक। बाकी एकला चलो, आमार सुमार बांग्ला के बारे में आप जानते हैं, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति या पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे किशोरी मोहन गांगुली। किशोरी मोहन गांगुली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। बढ़ते हैं आगे। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए 1946 में जो तेभागा आंदोलन स्टार्ट किया गया था वह किया गया था बंगाल में, ठीक है। यह एक किसान आंदोलन था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? देखिए कैबिनेट मिशन 1946 की बात कर रहा है कि उसमें कौन कौन से मेंबर थे, देख लेते हैं। पैथिक लॉरेंस थे मेंबर, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे मेंबर, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे मेंबर। तीनों लोग मेंबर थे कैबिनेट मिशन के, इसको आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है प्रश्न कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। इन तीनों का नाम जानते रहिएगा, इनके अलावा कोई भी रहेगा वो इसका मेंबर नहीं था। तो देख लेते हैं, केवल PQ नहीं, PQR सभी, हाँ PQR सभी, ये मतलब तीनों इसके मेंबर थे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने बताया कि खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया, कैसे किया गया, तो उसी दिन खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस जो मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। और खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे उसके सपोर्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ पर कब्जा करना चाह रही थी तुर्की में, तो तुर्की के जो खलीफा थे उसके सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। और खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919, और इसी के जस्ट बाद असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। आइए आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो के रूप में भी लोकप्रिय हैं, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। देखिए
जो 1900 प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि जो 1946 में जो मुकदमे हुए थे आज़ाद हिंद फौज के जो भी अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमे हुए थे, उस मुकदमे का क्या नाम था? तो उस मुकदमे का जो नाम था लाल किला मुकदमा। लाल किले में यह मुकदमा चला था और उसमें मुख्य रूप से 3 अधिकारी थे। तीनों का नाम आप जान लीजिए, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान। ठीक है, इन 3 लोगों का नाम आप जानते रहेंगे। एक बार और सुन लीजिए, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान, इन तीनों पे मुकदमे चलाया गया था कोर्ट मार्शल के लिए। और इस मुकदमे को लड़ने के लिए जो भी भारतीय थे वो पहली बार जैसे बड़े वकील थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये उस समय के बड़े वकील थे, ये लोग जो है इस मुकदमे को लड़े थे। और इस मुकदमे का नेतृत्व जो किया था, बचाव पक्ष का नेतृत्व जो किया था वह था भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई द्वारा बचाव पक्ष का मुकदमा देखा गया था इनकी अध्यक्षता में। ठीक है, और इनके पीछे पूरी भारतीय वकीलों की फौज थी और अंत में ब्रिटिश सरकार को यह मुकदमा वापस लेना पड़ा और इन तीनों को जो है छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारत में इतना विरोध हो रहा था आज़ाद हिंद फौज के इस मुकदमे को लेकर कि एक नारा भी फेमस हो गया था कि लाल किले को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ठीक है, तो अंत में इन तीनों अधिकारियों को छोड़ना पड़ा था। एक प्रश्न सिंपल सा ये बन जाता है कि जो लाल किला का मुकदमा हुआ था वो बचाव पक्ष के अध्यक्ष कौन थे? बचाव पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था भूला भाई देसाई ने। आप ध्यान रखेंगे इसको। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? देखिए, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1930 में, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं पर पहली बार स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, वह डेट थी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि भारत का स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को। तो हुआ ये था कि भारत देश तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वह की गई थी 26 जनवरी 1930 को। तो इस डेट को इतिहास में याद रखने के लिए 26 जनवरी को हम अपने संविधान को लागू किया। मतलब उस दिन हम अपने संविधान को लागू करके हम गणतंत्र हो गए। इसीलिए 26 संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन एक महीना एक्सटेंड किया गया कि 26 जनवरी को इसको जो है लागू किया जाएगा और उस दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। केवल इसलिए क्योंकि यह डेट 26 जनवरी जो है इतिहास में अमर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, रावी के तट पे लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। ठीक, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारा घटनाक्रम आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। देखिए, यूपीएसआई में भी पूछा गया। मास्टरदा जो कहा जाता है, मास्टरदा वो थे सूर्यसेन, और सूर्यसेन का जो नाम आता है चटगांव आर्मरी केस, ये भी ध्यान रखिएगा, में इनका नाम आता है। यह जो सूर्यसेन थे, मास्टरदास सूर्यसेन थे, यह एक सिंपल से एक विद्यालय में शिक्षक थे। इन्होंने चटगांव के एक शस्त्रागार को लूटा था और क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, तभी से इनका नाम फेमस हो गया। अंत में इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, तो वह चटगांव आर्मरी केस के रूप में जाना जाता है और इनको मास्टरदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोपला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1921 में। 1921 में किसान आंदोलन था, ये भी 1921 में हुआ था। हुआ ये था कि जो मुस्लिम किसान थे वो अंग्रेज़ों को कर देने से मना कर दिए थे। और मालाबार क्षेत्र कहाँ पड़ता है भारत के? तो भारत के जो पश्चिमी तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। केरल का तट जो है मालाबार तट कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का।
वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। वह वायसराय कौन है, एकमात्र वायसराय कौन है जिसकी भारत में हत्या हुई थी। तो भारत में जिस वायसराय की हत्या हुई थी वह थी लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। यह एक बार सेलुलर जेल का निरीक्षण करके जब अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो एक अफगानी व्यक्ति था शेर अली द्वारा चाकू के एक ही वार से इनकी हत्या कर दी गई। बाद में शेर अली को फांसी दे दिया गया। तो लॉर्ड मेयो को आप ध्यान रखेंगे कि इनकी हत्या भारत में हुई थी। आइए बढ़ते हैं आगे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। पीछे वाले प्रश्न में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। किसके कार्यकाल में बनी थी, तो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जहाँ पर 3 चीज़ें हुई थी। पहला, भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को लाया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। 1000 बार यह प्रश्न पूछा गया है, 1000 बार, एकदम आपको याद होना चाहिए। 1 सेकंड का प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको भी आपको एकदम याद होना चाहिए। एक नज़र का प्रश्न है, यह है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। CR दास, वही स्वराज पार्टी वाले CR दास, चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था। देखिए पीछे वाले प्रश्न में डिस्कशन कर ही रहे थे, तो महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पंजाब केसरी फर्स्ट इंप्रेशन में लोग समझ जाते हैं कि पंजाब केसरी भगत सिंह को कहा जाता है। नहीं, भगत सिंह को नहीं कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। एकदम ध्यान रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इस प्रश्न में। आइए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद सब लोग जानते हैं, भगत सिंह ने यह नारा दिया था। भगत सिंह ने यह नारा दिया था। असेंबली में जब बम फेंके थे उसी समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और वहाँ पे पंपलेट भी फेंके थे। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा दे अगर, कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था। देखिए यहाँ पूछ रहा है किसने दिया था, फेमस करने वाले तो भगत सिंह है, लेकिन अगर प्रश्न पूछ दे किसने लिखा था तो लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका भी नाम याद रखिए। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। हसरत मोहानी, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने, तो भगत सिंह ने दिया था। क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम का नाम दिया गया। कायदे आजम का नाम दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था, ये भी जानते रहिएगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने कायदे आजम का नाम दिया था। आइए बढ़ते हैं आगे। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। देखिए गीता रहस्य किताब कई बार पूछा गया। गीता रहस्य को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही उग्र नेता थे। ठीक है, बाल लाल पाल का आप लोग नाम जानते होंगे। तीनों को मिला के उग्रवादी नेता इनको कहा जाता है, गर्मपंथी नेता थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बाल लाल पाल, तीनों का नाम आप जानते रहिएगा। इन्होंने गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी। इनके 2 और भी पत्र हैं, एक है मराठा, ये भी ध्यान दीजिएगा, और दूसरा है केसरी, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो उसने वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा इनसे संबंधित।
बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आनंद मठ, द इंडियन स्ट्रगल, द अनहैप्पी इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, देख लेते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक और किताब लिखा था, ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया। ठीक है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आनंद मठ के रचयिता आप जानते ही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया को भी जान लीजिए, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय ने। मैं चारों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चारों परीक्षाओं में पूछा गया है, चारों किताबों का नाम परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसने लिखा है, तो आप चारों को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में निम्न में से संबंधित है? शिक्षा सुधार, संवैधानिक ढांचा, सांप्रदायिक पुरस्कार या सूरत विभाजन। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी संवैधानिक सुधार के लिए, संवैधानिक ढांचा के लिए 1928 में। और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। नेहरू से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। और नेहरू रिपोर्ट लाई क्यों गई थी? नेहरू रिपोर्ट इसलिए लाई गई थी क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन आया था जो संवैधानिक सुधारों की बात कर रहा था, जिसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है, जिसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल थे। उसका विरोध किया जा रहा था। तो उस समय के जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहड, लॉर्ड बर्केनहड, उनका भी नाम आप याद रखिएगा। उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि अगर तुम इतने ही पढ़े लिखे हो तो अपने लिए अपना एक संवैधानिक ढांचा दो लिख के, तब हम उस पर विचार करेंगे। यही बात इनको लग गई, मोतीलाल नेहरू को लग गई, कांग्रेस को लग गई। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और बर्केनहेड के सर पे दे दिया गया। लेकिन फिर से ये उस बात को नहीं माने। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट लाने का ये पूरा प्रकरण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, आइए अगला। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछ दें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। कहाँ पे की गई थी? तो ढाका में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। ढाका में की गई थी, नवाब सलीमुल्लाह के अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता किया था? पिछले वाले प्रश्न में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे दो चीज़ें हुई थी, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था और नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। मजूमदार, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मजूमदार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? देखिए, प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, उसी तरीके से पूछ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल विभाजन से दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि घोषणा कब हुई थी। तो घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। और रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में बेलगाम अधिवेशन, इसका डिस्कशन हमने पीछे किया था। तो उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस
की एकमात्र बार अध्यक्षता की है वह 1924 का बेलगाम अधिवेशन है। और एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि बेलगाम किस राज्य में है, तो बेलगाम कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? देखिए, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो वह हुआ था 1930 में। 26 जनवरी 1930 में रावी के तट पे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार तिरंगा फहराया गया और पहली बार भारतीय स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो 26 जनवरी 1930 सही आंसर हमारा हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी? पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो हो जाएंगे हमारी सरोजनी नायडू, जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक, आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1887 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है पीछे वाले प्रश्न में। कामागाटा मारू एक जहाज है। ठीक है, तो ये एक पोत है। पोत मतलब जहाज होता है। ठीक है, यह शब्द जो है जापानी शब्द, एक जापानी जहाज था। और इस प्रकरण में क्या हुआ था मैंने आपको बता ही दिया है, ध्यान रखिएगा। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया? तो किसके द्वारा मारा गया? सरदार उधम सिंह के द्वारा मारा गया। लंदन में जाके उसका पीछा करके वो उसको मारे थे। ठीक है, सरदार उधम सिंह द्वारा जनरल डायर मारा गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, साबरमती आश्रम किसने बनवाया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। साबरमती आश्रम बनवाया था महात्मा गांधी ने। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने। और कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद है कि 99% लोग जानते होंगे। इसका आंसर क्या है? नाथूराम गोडसे। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी गोली मारकर हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे द्वारा। और इसी 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो इस 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? शहीद दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन शहीद हो गए थे। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था दांडी यात्रा? तो आरंभ किया था साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे। तो दांडी यात्रा के बारे में 2-3 चीज़ एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए कि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह इसको शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को और ख़त्म कब हुआ था? दांडी में पहुंच के 6 अप्रैल 1930 को। कुल 24 दिन की यह यात्रा थी। इसमें 241 मील की पैदल यात्रा की गई थी। इस यात्रा को प्रारंभ करने में 78 लोगों ने भाग लिया था। और दांडी जो है नवसारी जिले में है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो नारा दिया था? तो दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, ये हमारे प्रश्न हो गए लगभग खत्म। आधुनिक भारत से मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बनेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एज ए रिवीजन क्लास इसको लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, मेरा विश्वास मानिए, यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है,
अब तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।